बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक है एक तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की डिस्कशन करनी है और दूसरा बोहर के कंसेप्ट के मुताबिक जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का उसको कैसे डेराइव करते हैं, उसकी डेरिवेशन हमने स्टडी करनी है, रेडियस डेरिवेशन। ये आज के लेक्चर के दो टॉपिक हैं और बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी तवज्जो से बेटा सुननी है, डेरिवेशन है ये सारी। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल, नील बोहर, इसने एटम का जो स्ट्रक्चर जो मॉडल एक्सप्लेन किया था उसका एक पर्पस तो ये था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है एटम से रिलेटेड, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ख़त्म किया जा सके। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम सर्कुलर ऑर्बिट कंसेप्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सर्कुलर ऑर्बिट कंसेप्ट होता है। उसकी वजह ये है बेटा, इसने एटम के स्ट्रक्चर को इस सर्कुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे इस तरह स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया था एटम का, जो आप लोग कॉपी पर या बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं। अब बेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका याद रखने वाला वो ये है कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मॉडल। तो बोहर ने अपनी एक्सप्लेनेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इसको मॉडल को एक्सप्लेन किया था बेटा। क्वांटम थ्योरी एक डिटेल थ्योरी है जिसको हमने इन फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर्स इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करना होता है, क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में। क्वांटम नंबर्स को केमिस्ट शॉर्टकट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का अता पता, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, इसके नाम से पता चल रहा है क्वांटम नंबर्स। ये नंबर्स हैं, वैल्यूज that give the complete information about an electron। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए जो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो क्वांटम थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किए हैं, और वो 4 हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। वो 4 हैं, कौन कौन से? एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल। तो बेटा इसमें प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग है ये कॉलेज वाला प्रिंसिपल लिखना है, जैसे आप कॉलेज वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखते हैं। ये बेस है, बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा ये सारी डिस्कशन जो है इसी चैप्टर के लास्ट में आप डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने यहां पर मेंशन कर दी इस वजह से कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल है बोहर एटॉमिक मॉडल का वो है आपके पास क्वांटम नंबर में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेस बनाकर उसकी जो डेरिवेशन है या उसका जो कंसेप्ट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट कर रहा है, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बाकी क्वांटम नंबर्स हैं ये फिर हम फर्दर इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको आप कहते हैं टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स, जो आपको नंबर ऑफ शेल की एक्सप्लेनेशन दे। अब जैसे मैंने ये वर्ड बोला है ना, नंबर ऑफ शेल्स, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो बेटा ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है लेकिन इस नाम से शायद ना पढ़ी हो। कैसे पढ़ी हुई है? आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब n की वैल्यू 1 हो तो आप कहते हैं k शेल। इसी तरह जब आप n की वैल्यू को 2 लेते हैं तो आप कहते हैं l शेल। तो ये जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था इसमें ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
इसकी बेस पर बोहर ने एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया। तो बेटा जो बोहर के एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स है ना, उसको मैंने शॉर्ट यहां मेंशन किया है और मैं आपसे फिर उसको डिस्कस कर लेता हूं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसके जो पॉइंट्स थे उनमें एक पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे थे। उन लेवल्स को, उन एनर्जी लेवल्स को आप ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है हर इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक शेल में रिवॉल्व कर रहा है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी बाय चेंजिंग इट्स डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। बोर के पॉइंट में एक पॉइंट बेटा लिखा है, आप जब बुक स्टडी करेंगे उसमें यह पॉइंट लिखा हुआ है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल चेंज नहीं करता, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में नहीं जाता या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में नहीं आता, उस वक्त तक उसके अंदर एनर्जी का चेंज पॉसिबल नहीं होता। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अगर ये यहां इलेक्ट्रॉन है, अब इसने हायर ऑर्बिट में जाना है, यहां से ये जंप करेगा, हायर ऑर्बिट में चला गया, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या करना है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और जब वो वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आएगा तो बेटा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी का चेंज पॉसिबल तब है जब वो अपने डेफिनेट एनर्जी लेवल्स को चेंज करता है। तो मैंने उसको शॉर्टकट बेटा इस पॉइंट में लिख दिया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। बोर ने ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करने का एक फार्मूला भी एक्सप्लेन किया। वो फार्मूला है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। इसमें बेटा जो n है ना, n यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी आप यहां पे n की वैल्यू चेंज करते जाओ, n1 n2 n3, उसके मुताबिक आपके पास ऑर्बिट के रेफरेंस से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती जाएगी। शेल 1 n1, शेल 2 n2, शेल 3 n3। तो यहां आप n की वैल्यू, इस वैल्यू से h ओवर 2 पाई, h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वर्ड मेरे बेटा याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो n की वैल्यू होगी वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वही शेल नंबर आपको फिर इस फार्मूले में पुट करना है, फिर आपके पास उस शेल नंबर का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ये फार्मूला बोहर ने एक्सप्लेन किया था। ओके बेटा, अब ये सारी डिस्कशन है आपने एफएससी लेवल पर इन पॉइंट्स को जो मैंने शॉर्टकट यहां पर लिख दिए हैं, इनमें से क्या चीज प्रिपेयर करनी है। इनमें से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट वो प्रिपेयर करना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्या वो पूछ सकता है कि एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ये वर्ड बेटा मैं बोल रहा हूं, क्या, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्या है जी, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसको जस्टिफाई करना है बेटा। ये जो वर्ड क्वांटाइज्ड है इसका मतलब है डेफिनिट, स्पेसिफिक। ये कहने क्या ये रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी भी स्पेसिफिक होती है और उनका एंगुलर मोमेंटम वो भी स्पेसिफिक होता है। इसको आप जस्टिफाई कर दें तो बड़ा इजी है बेटा। आपने उसको ये बात बतानी है कि एनर्जी एंड मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी की वैल्यू और मोमेंटम की वैल्यू ये बेटा n पे डिपेंड कर रहा है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
ये भी इस फार्मूले में मैंने आपको बताया भी था बेटा कि n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो मोमेंटम जो है वो n1 के रेफरेंस से आएगा, n2 वैल्यू पुट करेंगे तो फिर उसके रेफरेंस से आएगा। इसी तरह जब तक n की वैल्यू चेंज नहीं होती एनर्जी चेंज नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो बेटा इसकी एनर्जी E1 होगी। और जब वो ऑर्बिट चेंज करता है, यानी ये सेकंड ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, अगर इसको देखें तो इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी और अब इसकी एनर्जी क्या है 2। तो जब तक उसकी n वैल्यू क्वांटाइज्ड है, जब तक इलेक्ट्रॉन की n वैल्यू स्पेसिफिक है, तो बेटा उसका मोमेंटम भी स्पेसिफिक रहेगा और उसकी एनर्जी की वैल्यू भी स्पेसिफिक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। n चेंज होने से दोनों करैक्टर चेंज होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज क्वांटिटी। ये क्वांटाइज क्वांटिटी है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या है जी, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है। तो बेटा ये इन पॉइंट्स में से आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है जिसको हमने कहा है डेरिवेशन। डेरिवेशन किसकी डेरिवेशन? रेडियस की डेरिवेशन। तो रेडियस की डेरिवेशन बोहर के कंसेप्ट के मुताबिक ये आपको हमने बतानी है बेटा, इसको तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले ये करें, जैसे मैंने ये बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बनाई हुई है, ये एक जनरल एटम है, कोई एक एटम ले लिया जनरल फॉर्म में, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, ये उसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, ये ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दिखाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास m से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। न्यूक्लियस से ऑर्बिट, ये यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है जिसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो बेटा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने एक जर्नल एटम के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेटा इस डायग्राम से पहले आपने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्या इंफॉर्मेशन? आपने बताना ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस जर्नल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हमने Z से रिप्रेजेंट किया हुआ, Z। फिर दूसरी बात ये बतानी है चार्ज ऑन प्रोटॉन, इनमें जो प्रोटॉन की वैल्यू है उसके ऊपर जो चार्ज है बेटा उसको E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशंस आपको बता रहे हैं, E पॉजिटिव। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बेटा आपने ऐसे जस्टिफाई करना है इसकी वैल्यू को, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E नेगेटिव, E नेगेटिव। ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसको बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी बेटा लिख सकते हैं। और जिसको मैंने यहां पर Q2 से रिप्रेजेंट कर दे, Q2। अब बेटा जो प्रोटॉन्स की वैल्यू है वो भी न्यूक्लियस का हिस्सा है और जो उसका चार्ज है वो भी न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसलिए आपने उसके बाद बताना यह है कि न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंट, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Ze पॉजिटिव, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उनका चार्ज, ये आपके पास जर्नल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी? न्यूक्लियर चार्ज की, जिसको हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया हुआ, Q1। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पर आपको डेरिवेशन आसानी से समझ आ जाएगी उसको क्लियर करना है बेटा। आप सर्कुलर ऑर्बिट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, और आपने पढ़ा है जो बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पे कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स है? तो बेटा देखो यहां मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स, कूलम्स फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है
कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ये ही फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन यानी सर्कल में मूव करने पर हेल्प कर रही है। इसलिए बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या इक्वल ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि ये दो चार्जेस के दरमियान है, न्यूक्लियर चार्ज Q1, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q2। इसलिए बेटा इसको हम कूलम्ब्स फोर्स या कोलंबिक फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू कूलम्ब्स फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेटा आगे देखो डेरिवेशन हमने रेडियस की, इससे आगे बेटा कैसे रिप्रेजेंट करनी है, उसको कैसे स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ये सारी डेरिवेशन जो यहां तक आपको नजर आ रही है इक्वेशन ए तक, ये बेटा क्या है, ये हम कूलम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि वही कूलम फोर्स हमें क्या है वैल्यू देगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 एंड चार्ज 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बेटा क्या करो, Q1 Q2 की वैल्यू पुट करो, यहां से वैल्यू उठाओ, शाबाश। ये देखें न्यूक्लियर चार्ज Q1, यहां से मैंने वैल्यू ली ZE², तो इस Q1 की जगह बेटा यहां पुट कर दी। फिर बेटा Q2 की वैल्यू लें, Q2 की वैल्यू आपके पास क्या है E नेगेटिव, इसको बेटा यहां पुट कर दें, R² वैसे ही है। ओके जी। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है, ये देखें यहां इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके कांस्टेंट लगाया गया K, और फिर बेटा ZE पॉजिटिव इंटू E नेगेटिव ओवर R², बाकी इक्वेशन वैसे ही है। अब ये जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट E नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहां पर ये जो कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू ये वाली क्यों पुट की गई, ये भी एक कंसेप्ट है, मैं भी बेटा इसको रिपीट करता हूं, पहले ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लें। तो K की वैल्यू आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाया, इसको बेटा यहां से क्या करना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को बेटा यहां पुट कर दो, शाबाश। अब आप देखें जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ZE²। अब ये देखें ये E पॉजिटिव E नेगेटिव जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसका स्क्वायर ले लिया जर्नल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो दोबारा वही चीज बन जाएगी। तो ZE² इन दोनों की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये बेटा इक्वेशन 1 बन गई है, और ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू FC आ गई ये। अब बेटा इसमें ये जो E नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिट इजाजत देना, किस चीज की, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू हमें एक परमिशन दे रहा है, किस चीज की परमिशन, इस चीज को बेटा समझ लो, यहां पर इधर फोकस करो, इस चीज को यहां पर समझो, देखो शाबाश। ये न्यूक्लियस है, ये बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फिर सेकंड ऑर्बिट है, ये बेटा फिर थर्ड ऑर्बिट है। बेटा यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा हर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, हर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान आपको एक स्पेस, एक वैक्यूम मिलेगी। दो चार्जेस के दरमियान स्पेस की वैल्यू आ रही है, यानी ये देखें ये न्यूक्लियस है बेटा और ये शेल है, तो इसके दरमियान ये स्पेस, फिर ये न्यूक्लियस और ये शेल है, ये दूसरा, तो इसके दरमियान बेटा ये स्पेस की वैल्यू। फिर इसी तरह बेटा ये शेल है, तो ये शेल है, ये और ये न्यूक्लियस, इसके दरमियान ये स्पेस की वैल्यू, ये स्पेस की वैल्यू। तो न्यूक्लियस और शेल के दरमियान एक स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, उसकी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करना है इस कांस्टेंट के साथ 8.84 इंटू 10 रेज पावर -12 कूलम स्क्वायर चार्ज पर जूल पर एम मैस।
ये इसकी वैल्यू है बेटा, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है ये वैल्यू। ओके हाँ जी बेटे, यहां तक अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखो शाबाश, तवज्जो बता रहे, वो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, उसको क्या करना है, उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी है। ये कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये आपने डिराइव की है, ये ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर ओवर R। ये बेटा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है, ये मैंने यहां से वैल्यू इस पॉइंट पे बेटा पुट कर दी, mv स्क्वायर ओवर R। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है, तो जो शाबाश करना ये है, ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखो बेटा ये बन जाएगा mv स्क्वायर, उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बेटा यहां लिखा हुआ R स्क्वायर, तो मैंने इसको ओपन करके 2 दफा लिख दिया, R इंटू R इज इक्वल टू, अब ये वाला R बेटा मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ZE स्क्वायर से, तो ये बन गया R मल्टीप्लाई विद ZE स्क्वायर। अब बेटा आसानी हो गई है, आप एक R को इस एक R के साथ कैंसिल कर दें, क्लियर। अब बेटा आपने R फाइंड करना है ना, तो ये R एक बच गया, ये इस R को यहीं रहने दें और ये वाली वैल्यू उधर से उठाकर इस साइड पे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ये बेटा एक इक्वेशन बन गई B, R की एक वैल्यू आ गई है। अब बेटा बोर ने फिर फर्दर इसकी डेरिवेशन का स्टेप किया, वो क्यों किया, R की वैल्यू आ जो गई है, अब बोर को क्या जरूरत थी फर्दर फिर इसके आगे फिर इसको डेराइव करना शुरू कर दिया उसने, क्या वजह बेटा, तो बेटा देखो ये जो R की वैल्यू है कंसेप्चुअली ये ठीक नहीं है। कैसे बेटा, ऐसे आप देखें यहां इस वैल्यू में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो रेडियस होता है वो Z मीन एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात इसको समझो बेटा, कैसे, मैं आपको एक जनरल सी मिसाल देता हूं। देखें पहले आप ये स्ट्रक्चर इस पर गौर करें बेटा, आपको पता है न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट, ठीक है, न्यूक्लियस और ये शेल के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको आप R रेडियस कह रहे होते। तो बेटा न्यूक्लियस में जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं तो बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो साइज क्या हो जाता है, श्रिंक, स्मॉल। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम हो जाता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो साइज क्या हो गया, स्मॉल, कम। तो एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है कंसेप्चुअली, लेकिन इस इक्वेशन में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये कंसेप्चुअली भी ठीक नहीं है। दूसरा मसला कि फर्दर डेरिवेशन क्यों की गई, वो ये है, इस वेलोसिटी पर गौर करें बेटा, v स्क्वायर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऐसा फैक्टर है जैसे जैसे ये चेंज होगी वैसे वैसे R की वैल्यू को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है इनवर्स का, लेकिन ये एक फैक्टर ऐसा है जो R की वैल्यू को बार बार अगेन अगेन चेंज करेगी। तो फिर बोर ने क्या किया, इस V को रिप्लेस करना चाहा। अब ये कैसे है, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आपने बड़ा ट्रेला देखा होगा 22 व्हीलर, उसको बेटा कभी टर्न लेते हुए देखा है, वो जब भी टर्न लेता है ना तो पहले क्या करता है, स्पीड आहिस्ता करता है, वो स्लो होता है, और स्लो होने के बाद फिर वो बहुत दूर से ऐसे बहुत दूर से जाकर ऐसे ऐसे टर्न लेता है, ऐसे ये। और जो छोटी गाड़ी होती है ना वो स्पीड के साथ आती है और छोटा सा टर्न ले लेती है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनली बन रहे हैं। लेकिन मसला ये है क्योंकि ये हर वैल्यू में चेंज शो करेगा V,
उसके साथ आर की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये दो रीजन थी जिसकी वजह से हमें फिर फर्दर जो है इसकी डेरिवेशन जो है उसकी तरफ जाना पड़ता है। अब वो क्या करेगा, या उसने क्या किया बेटा बोहर ने, उसके कंसेप्ट के मुताबिक हमने क्या करना है, ये जो v की वैल्यू है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम का जो उसने पॉइंट एक्सप्लेन किया था ना, ये एंगुलर मोमेंटम का, इस फार्मूले में से बेटा v की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे और इस v को फिर बेटा स्क्वायर लेकर इस जगह पुट कर देंगे। देखो कैसे, ये हमने एंगुलर मोमेंटम में से v की वैल्यू निकाल ली, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ठीक। v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ओके जी। अब बेटा क्योंकि यहां पे v स्क्वायर है इसलिए सारी वैल्यू का स्क्वायर ले लो। तो आपने जब सारी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया तो ये बना v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। बस बेटे जी अब ये किया गया है कि ये जो v स्क्वायर की वैल्यू है इसको उठाओ और ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन b, ये मैंने यहां दोबारा बेटा लिखी है, इसमें यहां v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। ओके जी। अब बेटा क्या करना है, इसको सॉल्व करो। तो क्योंकि ये देखें ये जो v स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, ये v स्क्वायर की वैल्यू डिवीजन में आ रही है, इसलिए जब बेटा आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या होगा, ये जो डिवाइड होने वाली वैल्यू है ये बेटा ऊपर चली जाएगी और ये जो वैल्यू है बेटा ये नीचे आ जाएगी। ओके जी। अब बेटा फिर क्या करना है, फिर बेटे आप क्या करो, इसको क्रॉस वैल्यू जो है ना वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू को क्या करो बेटे जी, जो वैल्यू कटती है ना, कटती है उसको काट ले, जैसे ये 4 से कट गया। क्लियर जी। अच्छा यहां एम स्क्वायर है, ये m है, ये एक m यहां से ये कैंसिल हो गया। अब बेटा फिर आगे देखो, ये पाई स्क्वायर है तो ये एक पाई है, ये ए पाई कैंसिल हो गया। ओके जी। बाकी वैसे ही है। अब बच गया, जो वैल्यू बच जाती है उसको नीचे मैंने लिख दिया, क्या बचता है जेड ई स्क्वायर, शाबाश, एक m बच जाएगा बेटा, आर स्क्वायर वैसे ही है और एक पाई बच जाएगा जी बेटे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैसे की वैसे ही है वैल्यू। ओके जी। कैंसिल करने के बाद जो चीज बच जाती है बेटा मैंने वो लिखी है सिर्फ। अब इस तरफ आर है, ये इस आर को मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आर की वैल्यू है इसके इक्वल है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा गौर करो यहां पर आर स्क्वायर भी है, हमें एक आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये देखिए तवज्जो से बेटा, जेड ई स्क्वायर एम पाई आर। अब फिर मैंने क्या किया, ये आर स्क्वायर था इसको ओपन करके 2 दफा लिख दिया, इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं एक आर को इस एक आर से कैंसिल कर सकता हूं, अब ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आर बेटा इधर ही रहने दें, इसको उठाकर इधर ले जाएं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम पाई, ये चीज बच गई बेटे। ये जो आपके पास आर की वैल्यू आई है बेटा, ये वाली, ये जो आपके पास बेटा जी आर की वैल्यू आ रही है। अब इसमें से फिर फर्दर क्या करना है, करना ये बेटा, ये जो h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये मैस की वैल्यू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, इन सारे कांस्टेंट को एक साइड पे मैंने लिख दिया। और जो वैल्यू चेंज होती है ना, वेरिएबल चेंज शो करती है, वो कौन कौन सी है, एक नंबर ऑफ शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और एटॉमिक नंबर हर एटम की। ये जो जर्नल एटम आपने लिया हुआ है, यहां पर जिस एटम की आप एग्जांपल पुट करेंगे उसके मुताबिक फिर हमें यहां पर Z का नंबर भी लगाना पड़ेगा। मतलब आप यहां पर ले रहे हैं हाइड्रोजन को जर्नल एटम, तो बेटा जब Z की वैल्यू होगी तो वो हाइड्रोजन के मुताबिक ऐड होगी। आप हीलियम पॉजिटिव 1 ले रहे हैं, लिथियम पॉजिटिव 2 ले रहे हैं, तो बेटा उनके मुताबिक आपने यहां पर Z एटॉमिक नंबर भी एडजस्ट करना है। तो n भी चेंज होने वाला है और Z भी चेंज होने वाला है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। ओके जी। अब बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, ये इसको आपकी बुक में ये अल्फा नॉट से रिप्रेजेंट किया गया, अल्फा नॉट, यानी ये सारा कांस्टेंट, ये जिसको मैं बेटा हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू,
ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये इसको अल्फा नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी वैल्यू है 0.529। ये बेटा ए नॉट एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम दैट इज द यूनिट ऑफ रेडियस, एंगस्ट्रम यूनिट ऑफ रेडियस। तो बेटा अब आपके पास एक रेडियस का फार्मूला आ गया, जिसको बेटा ये फार्मूला R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। आगे बेटा वैल्यू है n स्क्वायर ओवर z। तो बेटा ये डेरिवेशन थी जो कि बोहर के कंसेप्ट के मुताबिक हम डिराइव करते हैं। अब बेटा इस जो रेडियस का ये जो फार्मूला है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताने हैं, उसकी तरफ आपने जरा फोकस करना है। और ये जो रेडियस है, ये अभी आप जर्नल जो है वो डिराइव कर रहे हैं, n की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए आप इसको यहां पे rnth लिखते हैं, rnth यानी फॉर n ऑर्बिट। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये nth ऑर्बिट के लिए आपने क्या किया जी, रेडियस की वैल्यू को डिराइव कर लिया।